नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस IAS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो कंपटीशन शुरू होने वाला है वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आज जो मैं एक स्पेशल टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें चाइना ने अभी एक आर्टिफिशियल सन बनाया है। तो वो आर्टिफिशियल सन होता क्या है, और आर्टिफिशियल अगर सन बनाया गया है, कृत्रिम अगर सूर्य बनाया गया है, तो उसके पीछे चाइना की मंशा क्या है, और उससे भारत का पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और भारत उस डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है, और पूरा वर्ल्ड जो है इस तरह के प्रोजेक्ट पर क्या उनका प्रतिक्रिया रहा है, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से देखेंगे। ये करंट अफेयर्स का एक स्पेशल इशू है, जिसमें आज मैं आपसे मुखातिब होने के साथ साथ इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। भारत के लिए चुनौती भी, विश्व के परिदृश्य में इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आने वाले दिनों में चाइना किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहा है, और उस टेक्नोलॉजी का मेन मकसद क्या है। तो आइए देखते हैं ये करंट अफेयर्स का। अगर जिस स्टूडेंट को UPSC CSC 2020 अगर एडमिशन लेना है, तो फाउंडेशन बैच 15 जून से शुरू हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होने के साथ साथ अपने मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए कंपटीशन की तैयारी करके आने वाले दिनों में सुखद और सौहार्दपूर्वक अपने आप को परिभाषित करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो मल्टी डायमेंशनल होके आप पढ़ें तो ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो ये DNA RNA का पार्ट है, जिसमें ये डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस का ये पार्ट है, जिसमें आज आपके सामने मैं एक स्पेशल टॉपिक जो है चीन का कृत्रिम प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग ये टोकामक जो है, आप देखोगे एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग, ये टोकामक जिसको हम शॉर्टकट में इस्ट कहते हैं। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं चीन का कृत्रिम सूर्य। तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि यह जो सूर्य बनाया जाता है, हमारे अगर केमिस्ट्री आपने अगर पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री पढ़ने का जो उद्देश्य होता है उसमें हम कुछ, आपको पता भी होगा कि अल्फ्रेड नोबल साहब की अगर हम बात करें, तो बेसिकली उन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज शुरू किया गया था। तो उन्होंने जिस तरीके से, आपको मैं बता दूं कि डायनामाइट की जो खोज किए थे, और उस डायनामाइट की खोज करने के पीछे उनकी जो मंशा थी, उनका मंशा ये था कि ह्यूमन वेलफेयर हो। यानी उस समय जो आप देखोगे कि खासकर 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो 19th सेंचुरी में जो कोयले की खान होती थी, उसमें बेसिकली होता क्या था कि मैनुअली हम कोयले की खुदाई करते थे, जिसमें बहुत सारे क्या होते, गैस रिलीज होते थे, और बहुत सारे जो मानव की जान भी जा सकती थी। उन्होंने एक तरकीब सोचा, एक टेक्नोलॉजी इजाद की, और उस टेक्नोलॉजी का इजाद करने के फलस्वरूप क्या हो गया कि माइनिंग करना बहुत आसान हो गया। उस डायनामाइट को हम लोग लगाते थे और उसमें विस्फोट कराते थे। विस्फोट कराने के बाद वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता था, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम इजिली वे में उसको क्या करते थे, वहां से कैरी करके हम अलग अलग प्लेस पे ले जाते थे। लेकिन ये कहा जाता है कि जो मानव का मस्तिष्क होता है, मानव का जो दिमाग होता है, मानव का जो ब्रेन होता है, वो जितना कंस्ट्रक्टिव है उतना डिस्ट्रक्टिव भी है। एक व्यक्ति उसने क्या किया, उसी डायनामाइट की अदर चीजों को यूज करके बम बनाने की कोशिश किया, और बम बनाया भी, वो डिस्ट्रक्शन फॉर्म में किया गया, जिसकी वजह से, तो उसी के संदर्भ में आज जो केमिस्ट्री की मूलभूत जो कंसेप्ट है, यानी संकल्पना है, उसमें हम लोग देखने की कोशिश करें। और उसी मूलभूत संकल्पना पर चाइना ने एक बहुत बड़ा इनोवेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हासिल किया है। इसी के साथ मैं ये देखना चाहूँगा
कि आखिर में वह अचीवमेंट का पीछे रीजन क्या है। तो ये कहा जाता है कि देख लें, यह संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई एक प्रायोगिक मशीन है। ये टोकामक जो है, अगर हम बात करें कि टोकामक जो है, ये नाभिकीय, ये जो ध्यान देना, ये संलयन ऊर्जा, संलयन ऊर्जा का मतलब होता है दो या दो से अधिक एनर्जी को जब मिला दिया जाता है उसको संलयन एनर्जी कहते हैं, यानी उसको कहते हैं फ्यूजन एनर्जी। तो फ्यूजन एनर्जी में क्या होता है, ध्यान देना कि यह नियंत्रित करने वाला क्या होता है कि एक यंत्र होता है, एक प्रायोगिक मशीन, एक्सपेरिमेंटल मशीन है। इसके अंदर परमाणुओं के संलयन के उत्पादित ऊर्जा को एक विशाल बर्तन में उष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है। तो ध्यान देना, टोकामक जो है वो बेसिकली जब हम एटॉमिक फ्यूजन कराते हैं तो एटॉमिक फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको क्या किया जाता है कि इसमें उसके हीट को क्या किया जाता है कि यह अवशोषित कर लेता है। संलयन बिजली संयंत्र यानी फ्यूजन पावर प्लांट की पारंपरिक बिजली संयंत्र की तरह इस गर्मी का उपयोग भाप और फिर टरबाइन तथा जनरेटर के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो संलयन जो होता है, फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है, तो ध्यान देना फ्यूजन जो होती है पावर प्लांट के, जिस तरीके से हम ट्रेडिशनली उसको यूज करते आए हैं कि उसमें क्या होगा, संयंत्र में गर्मी का उपयोग हम क्या करते हैं, भाप के रूप में करते हैं, स्टीम के रूप में करते हैं, और वही स्टीम क्या होता है, टरबाइन को मूव कराता है, और टरबाइन को मूव कराने के साथ साथ जनरेटर उस पर लगा होता है, और उसी जनरेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। यह एक सिंपल फंडा होती है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और उसी के आधार पर यह हम लोग जानने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यह मशीन है, यही टोकामक है, और यह टोकामक जो आप देख रहे हो, इसी टोकामक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी इसके अंदर आप ध्यान देना कि फ्यूजन जो होता है, एटॉमिक फ्यूजन जो होता है, संलयन होता है, उस संलयन के फलस्वरूप जो होती है एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या करता है, अवशोषित ऑब्जर्व कर लेता है, और यही ऑब्जर्व करके हीट एनर्जी में और भाप वेपर में इस तरीके से जैसे टरबाइन में हम यूज करते हैं, तो ये केवल ऑब्जर्व कर लेता है, ये टोकामक है। जैसे इसका एक्सपेरिमेंटल दौर पे आप देखेंगे कि यह जो मशीन है, जिसके अगर इसमें किया जाता है तो यह पूरी तरीके से रेडिश हो जाता है, और यह पूरी यहाँ हीट इतनी जनरेट हो जाती है। और आपको पता भी हो कि सन जो है, सन के अंदर जो सन के जो कोरोना है, और उसका कोरोना आप किसी वायरस का नाम नहीं है, जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सन के अगर हम बात करें, कोरोना की बात करें, और उसके कोर की अगर बात करते हैं तो उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। और वैसे भी सन एक स्टार है, और सन एक स्टार में उसके जो न्यूक्लियाई है यानी न्यूक्लियस जो है, उसमें हीलियम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी होती है। तो ये टोकामक जो है उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब आपको ध्यान देना होगा कि बचपन में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक रिएक्शन, और यह एटॉमिक रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक रिएक्शंस जो होती है, परमाणु अभिक्रियाएं के प्रकार जो अगर हम बातें तो दो तरह की होती है। एक को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये ध्यान देना, FISSION फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है न्यूक्लियर, ये फ्यूजन होता है, FUSION फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब संलयन, यानी संलयन मतलब होता है जोड़ना, यानी दो या दो से अधिक जो कहा जाता है कि एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक जुड़ जाए, उसको संलयन कहते हैं। क्लियर? तो ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय अगर संलयन की बात करते हैं, ये दो तरह की एनर्जी होती है, और दोनों अलग अलग तरीके से अपना अपना इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शंस की होने की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यही एटॉमिक फ्यूजन की बात करें या फ्यूजन की बात करें, नाभिकीय विखंडन की बात करें या नाभिकीय संलयन की बात करें, उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है, और इसी हीट के रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये नाभिकीय, ये परमाणु अभिक्रिया क्या होती है, एटॉमिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो एटॉमिक रिएक्शन की जब भी अगर हम बात करते हैं
ये परमाणु अभिक्रिया वह प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है जिसमें दो नाभिक, ध्यान देना, दो नाभिक अथवा यानी दो न्यूक्लियाई या एक नाभिक और एक बाह्य उप परमाणु कण यानी कोई भी एटम्स, किसी का भी एटम्स एक प्रकार एक या अधिक नए न्यूक्लियाइड बनाते हैं, यानी नए न्यूक्लियाइड का उत्पादन करने के लिए आपस में जब टकराते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग एटॉमिक रिएक्शन कहते हैं, यानी परमाणु अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार का एक परमाणु अभिक्रिया जो वन एटॉमिक रिएक्शन में कम से कम एक न्यूक्लियाइड का दूसरे में परिवर्तन होना चाहिए, तभी क्या होता है, एक न्यूक्लियाइड जब दूसरे न्यूक्लियाइड में परिवर्तन होगा, कहने का मतलब होता है कि कोई एक न्यूक्लियाई है, उस पे किसी चीज की बम्बार्डिंग किया, बम्बार्डिंग करने के बाद होता क्या है कि वह दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है तो उसमें एक परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन के फलस्वरूप काफी एनर्जी रिलीज होती है और उसी के फलस्वरूप क्या होती है कि हमारी एटॉमिक क्या होता है कि रिएक्शंस होते हैं, एटॉमिक रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाएं होती हैं। अब ये आप देख सकते हैं, एक तरफ फ्यूजन की बात देख सकते हैं और एक फ्यूजन की बात करते हैं, तो आप ध्यान देना, फ्यूजन और फ्यूजन जो होता है ये आप देखें, फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि स्प्लिट ए लार्जर एटम टू आर मोर स्मॉलर वंस, ये कहा जाता है कि यहां से जब कोई एक पार्ट जो था यहां से बम्बार्डिंग किया गया और यहां से बम्बार्डिंग करने के बाद यह क्या हो गया, दो पार्टों में डिवाइड हो गया। कोई जरूरी नहीं कि दो पार्टों में, दो से अधिक पार्टों में भी इसका डिवीजन हो सकता है और उसके बीच आप देख रहे हो कि काफी एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग फ्यूजन करते हैं। स्प्लिट ए लार्जर एटम इनटू टू और मोर स्मॉलर वंस, यानी कहने का मतलब होता है कि कोई बड़ा एटम अगर होता है, जब उसमें हम बम्बार्डिंग करते हैं, जब उसमें हम अदर अल्फा बीटा गामा ये चीजों की जब बम्बार्डिंग करते हैं तो वह दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है। जब दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है तो यह टूटने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी के रिलीज के फलस्वरूप जो होता है हमें ज्यादा हीट मिलता है। अब ये हो गया फ्यूजन। अब हम बात करते हैं फ्यूजन की। ये कहा जाता है कि ज्वाइन टू और मोर लाइटर एटम इनटू ए लार्जर वंस, यानी दो, ये आप देख रहे हैं कि दो एटम्स और ये जब आपस में मिले यहां और मिलने के बाद तीसरा पार्ट जो बनते हैं वो बड़ा बनते हैं और इसी के फलस्वरूप जो होता है ये काफी एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन और फ्यूजन जो होता है यह बेसिकली सिमिलर वर्ड है, लेकिन दोनों का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है। एक को फ्यूजन कहते हैं यानी दो से दो अधिक क्या होता है, जुड़ने की बात करते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है एक पार्ट जो होता है दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन, ये नाभिकीय विखंडन जो होता है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, इस प्रक्रिया में एक परमाणु नाभिक के दो नाभिक में यानी डॉटर न्यूक्लियाई में विभाजित होते हैं। यह विभाजन क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं के द्वारा प्राकृतिक रूप से या प्रयोगशाला में विभिन्न परिस्थितियों में जैसे न्यूट्रॉन, अल्फा आदि कणों की बम्बारिंग करने से उपस्थिति में किया जाता है। तो ध्यान देना, कोई भी जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जब उस पर अल्फा बीटा गामा और इस तरह की चीजों की या हम लोग न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डिंग करते हैं तो वह टूटने का प्रयास करता है और वह टूटने की प्रक्रिया ही क्या होता है, विखंडन कहते हैं। विखंडन से प्राप्त ये खंड अंशों को ये संयुक्त द्रव्यमान होता है। और ध्यान दें, जो मूल परमाणु से क्या होता है, जो पहले ओरिजिनल वाला एटम जो था उससे उसका जो मास होता है कम होता है। मतलब आपने देखा होगा कि एक एटम जो हो गया यह दो पार्टों में डिवाइड हो गया, तो जो इसका मास होगा या इसका मास होगा, इसके मास से क्या होगा, कम होगा, या इसका मास जो होगा इसके मास से इसका मास क्या होगा, अधिक होगा। और जब इसका मास, जब हम लोग ध्यान देंगे, जब इसका मास जब कम होगा तो इसका कुछ पार्ट जो होता है एनर्जी में रिलीज होता है और इस प्रकार के द्रव्यमान में हुई इस क्षति सामान्यतः परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और वह जो एनर्जी में जो लॉस होता है वह बेसिकली
एनर्जी में रिलीज होता है। और वर्तमान में सभी जो कॉमर्शियल एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, ध्यान देना, कॉमर्शियल एटॉमिक रिएक्टर्स जो होते हैं वो इसी विखंडन वाली प्रक्रिया के द्वारा यानी न्यूक्लियाई फ्यूजन के द्वारा क्या करते हैं कि यह इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी को रिलीज कराते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखिए, ये आप फिगर से चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि रियल में एक्चुअली होता क्या है। तो ध्यान दें, ये हमारा, ध्यान देना, ये हमारा फ्यूजनेबल न्यूक्लियाई है, ये हमारा एटम्स है। और इसी एटम्स में हमने क्या किया कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराया। हमने क्या किया? न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराया। जब बम्बार्डिंग कराया तो इस तरीके से इसका फिगर मिला और इसके बाद ये क्या हो गया? यह दो पार्टों में टूट गया। जैसे ही दो पार्टों में अब टूटा तो ध्यान देना, यह अगर मान लेते हैं 3 kg का है, सपोज दैट कि इसका द्रव्यमान अगर 3 kg का है, इसका अगर द्रव्यमान 3 kg का है, तो जब भी अगर हम मान लेते हैं कि यह हो गया 1.8 kg और यह पॉइंट क्या हो जाएगा 1.8 kg और यह हो जाएगा आपका पॉइंट अगर 1 kg की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना कि इसका 0.2 kg जो हो गया वो लॉस हो गया। और वही लॉस जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं वो एनर्जी में रिलीज हो। और इसी एनर्जी में आप देखोगे कि यहाँ जो होता है यह फ्यूजन के बाद ये जो फ्यूजन के बाद आप देख रहे हैं कि 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। इसी को हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ध्यान देना, कोई भी अगर फ्यूजनेबल न्यूक्लियस है उसमें जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो वह 2 या 2 से अधिक पार्टों में विभक्त होता है, डिवाइड होता है, उसका बंटवारा होता है। और जैसे ही वो डिवाइड होता है, आपको मैं बता दूं कि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। और इसी रिलीज को हम स्टोर करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उस पे एक्टिव मोड में वो आते हैं। इसी के साथ हम नाभिकीय संलयन की अगर बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन बेसिकली क्या होता है? नाभिकीय संलयन जो होता है एक प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के एटम्स जो होते हैं, 2 लाइट्स जो एटम्स जो होते हैं उसके संयोजन से एक क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है। और ये बड़ा न्यूक्लियाई बनता है, इस तरह के नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो होती है सूर्य एवं अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है। और ध्यान देना कि सन और जितना स्टार्स होते हैं ये नाभिकीय संलयन के द्वारा यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रकार नाभिक यानी न्यूक्लियाई को संलयित करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब 2 या 2 से अधिक चीजों को जब मिलाते हो तो उसके लिए क्या होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जस्टिफाई करना होता है। और वो टर्म्स एंड कंडीशन जब जस्टिफाई होगा, जैसे ही उसको हीट मिल जाती है तो वो एक बहुत जब मिलता है तो एक बड़ी मात्रा में हीट रिलीज करता है, जिसके इस प्रकार के लिए कई मिलियन डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता एवं कई मिलियन पास्कल एयर प्रेशर की क्या होती है, परिस्थिति आवश्यक होती है। और इस तरह की प्रक्रिया तभी संभव हो पाती है जब उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन प्रेशर की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन बम का निर्माण एक निश्चित, ध्यान देना कि एक निश्चित संलयन के द्वारा यानी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया पर आधारित हो रहा है। प्रारंभिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन बम को मूल यूरेनियम या प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित एक परमाणु के बम में स्थापित किया जाए। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन बम जो का निर्माण जो हम लोग करते हैं बेसिकली सबसे पावरफुल बम होता है। और उस पावरफुल में ये थर्मोन्यूक्लियाई फ्यूजन के क्रिया पर आधारित होता है। और इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बम के जो न्यूक्लियाई में या तो हम यूरेनियम लेते हैं या तो प्लूटोनियम लेते हैं और उसी के विखंडन पर यह एक क्या है, आधारित प्रक्रिया है यानी बेस है, जिसके आधार पर यह बम को स्थापित किया जाता है। कौन से बम की? हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले तो ये फ्यूजन होता है। और फ्यूजन जो होता है, आप ध्यान देना कि यह 2 से 2 अधिक, यह एक बना और बनने के पश्चात आप देख लिए कि यह जो बना, ये आप देख सकते हो कि यह बना है। और इसी बनने के पश्चात
आपने देखा कि जब यह बना तो ये काफी अधिक मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और इसी यूटिलाइजेशन का हम लोग अलग अलग तरीके से इसको उपयोग में लाते हैं। अब है ईस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, जिसको ईस्ट के नाम से किया जाता है। तो चीन ने प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग ये टोकामक जो है वो बेसिकली क्या है कि चीन ने यह ईस्ट की 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का उच्चतम ताप हासिल किया है, जो सूर्य के तापमान का कितना है, 10 टाइम्स है। तो आप समझ सकते हैं ईस्ट बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ये ईस्ट 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का उच्चतम तापमान हासिल किया है। ध्यान देना, चीन यह अकेला ही नहीं है इससे जिसने उच्च प्लाज्मा तापमान हासिल किया है। इससे पहले 2020 में दक्षिण कोरिया ने सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ध्यान देना, टोकामक एडवांस रिसर्च, कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोका एडवांस रिसर्च रिएक्टर ने 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन क्या हो गया डिग्री सेल्सियस से अधिक प्लाज्मा तापमान को बनाए रखते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो ध्यान देना, 2020 में कोरियन कंट्री ने इस तरीके से, साउथ कोरिया ने इस तरीके की ये सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च यानी कोरियन सुपर कंडक्टिंग, ध्यान देना, कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च रिएक्टर ने 20 सेकंड के लिए क्या किया था कि 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो है से अधिक प्लाज्मा तापमान का ये रिकॉर्ड स्थापित किया था। लेकिन 2021 यानी 2021 ने ईस्ट ने यह रिकॉर्ड को तोड़ा और 288 मिलियन फ़ारेनहाइट डिग्री, जो सन के तापमान के क्या होगा कि 10 गुना से अधिक है, जो टेम्परेचर है उसका उससे 10 टाइम्स ज्यादा है। तो आप ध्यान देना कि सबसे पहले इस तरह का टोकामक जो है वो कौन देश बनाया था, तो साउथ कोरिया ने बनाया था। और यह साउथ कोरिया जो है सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च ने रिएक्टर में 20 सेकंड के लिए, आप ध्यान देना, यह 20 सेकंड के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया था और बनाया भी था और रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन 2021 में यह चाइना ने यह प्रयोग करके, ईस्ट के द्वारा प्रयोग करके साबित कर दिया और सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। ये आप देखिए कि प्लाज्मा फिजिक्स, ये चाइना के प्लाज्मा फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यह प्लाज्मा फिजिक्स जो है ये आप देख रहे हैं, ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ASIPP जो किया था, ये तो आप देख रहे हैं कि ये हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया था। लेकिन यह बेसिकली है कहां, तो यह आप देख सकते हैं, ये फ्यूजन एनर्जी जो होती है इसी मॉडल पे बनाया गया है। और इसी मॉडल पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारे पार्ट जो होते हैं ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसी के साथ आप अगर देख लें तो ये क्या है, ये अगर हम बात कर लें तो ईस्ट रिएक्टर जो चीन के हैफई में चीनी विज्ञान अकादमी, ध्यान देना, चीनी विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिक फिजिक्स ASIPP में स्थित एक उन्नत परमाणु संलयन प्रयोगशाला अनुसंधान उपकरण है। तो ध्यान देना, ये कहा है चीन के हैफई में चीनी विज्ञान अकादमी के द्वारा ईस्ट में पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो 2006 में प्रारंभ किया गया था। और यही प्लाज्मा फिजिक्स आप देख रहे हैं, ईस्ट जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ASIPP के द्वारा यह किया गया था। ये 2006 में ईस्ट का पहली बार प्रयोग किया गया था। और इसी के आधार पर आप देखेंगे कि जब यह एक्सपेरिमेंट हुआ तो यह इस तरीके से आप यह देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका क्या होता है, ये हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और यहां तापमान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ हम देख लें कि इसका संचालन कैसे किया जाता है। इसके संचालन की अगर बात करें तो परमाणु संलयन यानी ये जो होता है एटॉमिक न्यूक्लियस, ये एटॉमिक
फ्यूजन पर यह आधारित क्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों के द्वारा किया जाता है। नाभिकीय संलयन करने के लिए ध्यान देना कि न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु पर अत्यधिक ताप और दबाव डाला जाता है ताकि वे एक साथ जुड़ जाएं। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं जो होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं, उसमें ताप और दबाव इतना डाला जाता है कि वो एक साथ जुड़ जाए। और आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन में पाए जाने वाले ड्यूटेरियम, ये ध्यान देना, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये दोनों नाभिक में एक साथ मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। और ध्यान देना, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। ध्यान देना, ये ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो होते हैं नाभिक में एक साथ मिलकर क्या करते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन के साथ ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 3 जो कहते हैं समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं कि ये ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये जो होते हैं हाइड्रोजन के बेसिकली क्या है कि ये इसके समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स हैं। और ये जब दोनों मिलकर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जब मिलते हैं तो यह हीलियम का न्यूक्लियाई बनाते हैं। और जब हीलियम का न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। और यह एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से आप ध्यान देना कि जैसे ही ये एनर्जी रिलीज होगी वो है इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा क्या होगे, ये यहां तापमान क्रिएट हो जाएगा। और इसी तापमान के क्रिएशन की वजह से आप समझ सकते हो कि यह तापमान के क्रिएशन से यहां जो होगा, आप देख रहे हो कि ये तापमान जो होगा यहां काफी ज्यादा मात्रा में ये टोकामक है। और ये नाभिकीय संलयन पर यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित प्रक्रिया है। और बेसिकली हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, जिसको हम लोग ट्रिटियम और ड्यूटेरियम जो होता है, बेसिकली उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर इस तरीके से किया जाता है कि दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हीलियम नाभिक यानी हीलियम का न्यूक्लियाई बनाते हैं। जब हीलियम का न्यूक्लियाई बनाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये मशीन है टोकामक और इसी के द्वारा यह प्रक्रिया में लाया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसका कार्य संचालन की दूसरी पद्धति में आप देखेंगे कि गैसीय हाइड्रोजन 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर यह गर्म किया जाता है ताकि ये क्या होगा, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं ये गर्म प्लाज्मा यानी विद्युत चार्ज गैस को बना सके। तो ध्यान देना कि हाइड्रोजन ईंधन को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि एक गर्म प्लाज्मा जो हॉट प्लाज्मा जो है वो एज ए विद्युत ये इलेक्ट्रिक चार्ज गैस को बना सके। और यहां एक मजबूत क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और इसकी मदद से प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों से दूर रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह ठंडा न हो, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाए। तो इस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया को लाया जाता है और लाने के बाद इनका कार्य संचालन किया जाता है। ये आप देख सकते हो कि यह इस तरीके से जैसे ही किया जाता है यह एनर्जी इस तरीके से रिलीज होती है। और इसी एनर्जी के रिलीज होने के फलस्वरूप जो क्या होता है कि ये आप देख रहे हो कि एनर्जी रिलीज होती है और ये एक अधिक टेम्परेचर क्या होता है कि क्रिएट करता है। इसी के साथ अगर देख ले कि इस बनाने का मेन उद्देश्य क्या था चाइना के पीछे, तो ध्यान देना यह चीन में हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण है। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किए जाए बिना उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। परमाणु विखंडन इसके विपरीत संलयन ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन नहीं करता और इसे कम जोखिम के साथ सुरक्षित अभिक्रिया माना जाता। अब आप ध्यान देना कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। ग्रीन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है चीन में। अब आपने देखा होगा और हमारे यहाँ दो तरह के एनर्जी की बात करती है, एक रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है, जैसे हम बात करते हैं सोलार एनर्जी की,
तो सोलार एनर्जी जो बेसिकली क्या होता है, हम पैनल लगाते हैं और पैनल लेकर जब सन रे जब क्या होती है, सन रे पहुंचती है तो वो हीट होता है और हीट होने के बाद टरबाइन मूव करता है और इस तरीके से हमें क्या होती है, सोलार एनर्जी कन्वर्ट इनटू हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, तो उससे जो चीजें करना होता है हम कर लेते हैं। तो ध्यान देना, इसमें पोल्यूशन की मात्रा भी कम होती है और क्या होता है कि इससे हमारे एटमॉस्फेयर बहुत सुरक्षित रहता है और जब तक सूरज रहेगा तब तक क्या होगा, यह प्रक्रिया रहेगी। तो कहने का मतलब इस तरीके से है कि आने वाले दिनों में ग्रीन डेवलपमेंट के लिए, जिससे हमारा पोल्यूशन खासकर एटमॉस्फेरिक जो खासकर एयर पोल्यूशन वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा और इसके अलावा पोल्यूशन से जो तमाम तरह की जो बहुत सारी विकृतियां जो उत्पन्न हो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो क्या होगी कि देश की जीडीपी की साइज बढ़ेगी, देश की जीडीपी की साइज बढ़ेगी तो कंडीशंस क्या होगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जो रैंक होगा डे बाय डे क्या होगा, अधिक होगा। तो कहने का मतलब होगा कि यह ग्रीन डेवलपमेंट के लिए हम एक प्रकार का इनोवेशन है जो इससे भारत को भी सीखना चाहिए और भारत भी इस प्रोग्राम पे काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसका एक जीता जागता हमें उदाहरण भी देखने को मिलेगा। तो इसका चाइना का मेन उद्देश्य है ग्रीन डेवलपमेंट की बात करते हुए, और यह परमाणु विखंडन या नाभिकीय संलयन में की अगर हम बात करते हैं, इसमें ग्रीन हाउस गैस कम मात्रा में रिलीज यानी रिलीज ही नहीं होता है, ध्यान देना। लेकिन अगर हम बात करें कि कृत्रिम सूर्य जो होगा, आर्टिफिशियल सन की अगर हम बात करते हैं, सूर्य का उद्देश्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया को दोहराना है और यह प्रतिक्रिया जो सूर्य की शक्ति को प्रदान करता है और यह चेंज जो होता है ये बार बार रिएक्ट करेंगे और इस तरीके से हमें एनर्जी रिलीज होता रहे। अब हम बात करते हैं यह इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर जिसको हम लोग कहते हैं ITER, ईटर की सुविधा का हिस्सा है, जो वर्ष 2035 में चालू होने के बाद विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर होगा, बन जाएगा। ITER के सदस्य में चीन, यूरोप संघ, भारत एवं जापान, कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो ध्यान देना, ITER ईटर जो है वो पूरा, अगर हम बात करें, ईटर जो है पूरा वर्ल्ड का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के आर्टिफिशियल सन बनाने की तैयारी कर रहा है। और ध्यान देना, यह तैयारी जो है 1985 से ही वो लगा हुआ है और उस पर काफी तेजी से वर्क भी हो रहा है। लेकिन आने वाले जो 2035 तक, ये कहा गया कि 2035 तक कंडीशन क्या होगा कि 2035 तक आने वाले दिनों में यह विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान देना, एटॉमिक फ्यूजन रिएक्टर बन जाएगा। और ध्यान देना, इस तरह के अगर सूर्य बन जाते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी हमारी डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री का एक मानकों में से एक मानक आता है। और जिस देश में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होती है यानी वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, और जहां टेक्नोलॉजी अच्छी होगी वहां आने वाले दिनों की सारी समस्याओं का समाधान हम खोज सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। जिस तरीके से क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं उसके फलस्वरूप में हम CFC की बात करते हैं या ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं। इन सारे गैसों की वजह से हमारा ओजोन डिप्लेशन, या हम कहते हैं कि ग्लोबल चेंजेज, जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक चेंजेज या ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेज जो हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप से उसकी मानव पे प्रभाव जो पड़ रहा है काफी विकृति, यानी उसका प्रभाव बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिससे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के जो डिजास्टर्स जो आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप से आपदाएं इस प्रकार आ रही है कि मनुष्य और उनके जो क्रियाकलापों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है।
जो कि हमारे मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए मानव के लिए यह जो आर्टिफिशियल सन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या होगा, हमारा मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के साधन और साधन के साथ साथ हमारा जो रिसोर्स और संसाधन दोनों ही डेवलप हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि चीन के अन्य टोकामक जो अगर हम बात करते हैं तो चीन केवल एक ही पे काम नहीं कर रहा है, इसके अलावा ईस्ट के अलावा वर्तमान में HL2A रिएक्टर के साथ और जे टेक्स्ट का भी संचालन कर रहा है। तो पैरेलली चाइना जो है, ये ध्यान देना, ये चाइना जो है 3 तरह के टोकामक यूज कर रहा है। एक को हम लोग ईस्ट के नाम से ध्यान देना, एक ईस्ट है, तो दूसरा HL2A है, और तीसरा है JTEXT, ये टेक्स्ट है। ये चाइना ने इतने कृत्रिम सूर्य बना रहा है। ये HL2M टोकामक चीन का सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र, ये सुपर कंडक्टिंग रिसर्च उपकरण जो दिसंबर 2020 में पहली बार सफलतापूर्वक इसको संचालित किया गया। तो ऑलरेडी ये दिसंबर 2020 में ही इसका बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट कर चुका है। यह चाइना की परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमताओं को विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ध्यान देना, चाइना का एक रियल में, और केवल चाइना के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ध्यान देना, मानव का स्वभाव यही होता है कि ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में इस काम को करें। अगर इसको डिस्ट्रक्टिव वे में काम किया जाएगा तो ये ह्यूमन जनरेशन के लिए काफी नुकसान होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो पूरे वर्ल्ड, खासकर चाइना का आर्टिफिशियल सन रहा। अगर हम बात करते हैं कि भारत के लिए क्या है, तो आपको भी मैं बता दूं, ITER भारत का भी आज भी आप देखोगे कि ITER जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बाउंड्री पर आप 29 किलोमीटर की एक लेबोरेटरी है, और उस लेबोरेटरी में भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो इस तरीके से जो एटॉमिक न्यूक्लियर जो रिसर्च सेंटर है जिसके आधार पर हम आर्टिफिशियल सन बना सकते हैं, उस पर बहुत तेजी से वर्क किया जा रहा है। और 2035 में यानी 2035 में हम पूरे विश्व का एक क्या होगा, विश्व का एक बहुत बड़ा संलयन केंद्र बनेगा, यानी कि फ्यूजन सेंटर बनेगा, एटॉमिक फ्यूजन सेंटर बनेगा। उसमें भारत में संस्थापक सदस्यों में से एक है, और भारत के भी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जो हमारे भारत के जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस पे वर्क करने वाला है, आने वाले दिनों में इस चुनौतियों को सामना कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस तरह का हमें भी आर्टिफिशियल सन से रूबरू होने का देखने को मिलेगा, और यह हमारे ग्रीन एनर्जी या अदर एक्टिविटीज को बढ़ाने में काफी सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक जो है आज के ज्वलंत मुद्दाओं में से एक मुद्दा है। अब आपसे ये कहा जाए कि इस पे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाएगा और मेंस पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, टोकामक क्या होता है, टोकामक एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, फ्यूजन और फिजन में क्या अंतर होते हैं, इस पे क्वेश्चन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। और इस तरीके से ITER जो है उस संस्था के विषय में भी पूछा जा सकता है। कोरिया ने सबसे पहले, साउथ कोरिया ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किया, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव जो क्या है उस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आने वाले दिनों में यह टेक्नोलॉजी का क्या क्या हम किस किस डायमेंशन में यूटिलाइज करके अपनी इकोनॉमी को या अपने सोशल स्टेटस को या फिर अपनी अदर एक्टिविटीज को हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, इस पे हमें और आपको मिलकर मंथन करने की आवश्यकता है। और भारत के साइंटिस्ट और भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको भी यह सोचना होगा कि इस तरह के अगर ग्रीन डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो बहुत सारी चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। और जिस तरीके से पूरा ग्लोबल लेवल पे जो खासकर ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट पड़ रहा है उसका हम सही सटीक
समाधान भी खोज सकते हैं और आने वाली जनरेशन को हम एक नया गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। इसी के साथ मैं विनय सिंह आप लोगों से विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और अच्छे तरीके से आप इसको सभी डायमेंशन या सभी अप्रोच में इसको पढ़े होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए ये कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ रहें खुश रहें और अपनी पढ़ाई दिलो जान से करते रहें। थैंक यू वेरी मच।